नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बड़ी घटना हुई, आज उसी पे आवाज अड्डा करेंगे। घटना ये हुई कि जो चीन की सीमा पर हमारे साथ जो एक तकरार की स्थिति बनी हुई थी भारत चीन सीमा पर, उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई कि झड़प हुई कल रात में। उसमें हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं, 1 अफसर हैं और 2 जवान हैं। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जब हमें जानकारी दोपहर में मिली तो एक अजीब सी स्थिति बनी और इसी पे आज बातचीत करेंगे कि जो चीन जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, हमारी बातचीत चल रही है और हम उसको सुलझाने की कोशिश करें, उस बीच में ये घटना हमारे संबंधों को किस तरीके से रिडिफाइन करेगी, रिस्पांस कैसा होना चाहिए और आगे की तस्वीर क्या बनती हुई दिखेगी। क्योंकि ये करीब 30-40 दिन से ये विवाद की स्थिति बनी हुई थी जिसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। तो इसी पे आज बातचीत होगी कि ये जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुस्साहसी और कायराना हरकत चीन ने की है, उससे कैसे हम निपटेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी, साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इनसे समझेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या सिचुएशन है। विवेक काटजू जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, आप लोग सब जानते हैं कि डिप्लोमेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनको इनसे समझेंगे। और साथ ही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर रिसर्च हर्ष पंत जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा शुरू करूं इससे पहले सिर्फ एक ही निवेदन है कि बातचीत के दौरान ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी कोई ऐसी बात ना निकले मुँह से जिससे हमारे सेना के जवानों का या किसी तरीके से देश हित का अपमान हो या कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे खराब लगे। ये ध्यान रखते हुए आप चर्चा कर सकते हैं, बातचीत अपनी रख सकते हैं। शहनवाज जी, मैं सबसे पहले तो आपके पास ही आऊँगा। मुझे ये बताइए कि जैसे हमने अभी बताया 2-3 चीज़ें हुई हैं, इस समय की पूरी जो घटनाक्रम है उस पर ताज़ा जानकारी क्या है, आप ये बताइए। देखिए, हम लोगों ने जो पार्टी के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनके पास जितनी जानकारी आपके पास है उससे ये जानकारी ज़रूर आई है कि हम लोगों ने जो जानकारी ली है उसके अनुसार इतना कह सकते हैं कि हम उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने फेस ऑफ के अंदर, स्टैंड ऑफ के अंदर अपनी प्राण की आहुति दी। और कल शाम में वो हमारी जो एलएसी है उसको कंट्रोल कर, उसको पार करके चाइनीज आए थे हमारे एरिया में और वो तंबू वहाँ लगा रहे थे। हमारे लोगों ने पूरी तरह उसको अपनी सरजमी को प्रोटेक्ट किया और अपनी प्राण की आहुति दे दी। बहुत दिन बाद ऐसा मौका आया है जब कैजुअलिटी हुई है इस तरह की, और मैं मानता हूँ कि भारत की जो सेना है वो सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। अभी जो मेजर जनरल लेवल के लोग हैं उनकी बातचीत आपस में हो रही है और चाइना के मुद्दे पर भारत का जो स्टैंड है वो सख्त है। और उस स्टैंड के तहत हमने अपने तरफ से ये पूरी कोशिश की है कि हमारी ज़मीन में वो जो घुसने की कल जो नापाक साजिश की थी उसको भारत की सेना ने अपनी जान देकर उसको पूरी तरह से रोकने का काम किया है। हम उन सैनिकों की शहादत को सलाम करते हैं और ये संदेश आपके CNBC आवाज़ के जरिए देना चाहते हैं कि पूरी 137 करोड़ हिंदुस्तानी भारत के सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। हम इस पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। मैं आपको ओपनिंग रिमार्क में ये वचन देता हूं कि मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा। आज के दिन ये इंडिया और चाइना का जब सवाल हो, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है, और जब देश का सवाल हो तो पूरा देश आज हमारी सेना के साथ खड़ा है। और हमारी सेना ने वहां पर चाइनीज जो घुसपैठ कर रहे थे उनको रोकने के लिए जो अपनी शहादत दी है वो शहादत बेकार नहीं जाएगी। मेजर जनरल लेवल पर टॉक हो रही है, आपके इसमें काटजू साहब जैसे और कई सीनियर लोग इसमें डिबेट के अंदर हैं, और मैं मानता हूं कि वो इस बात से सहमत होंगे कि हमारी सेना ने जिस बहादुरी से कल चाइनीज जो कोशिश थी उसको नाकाम किया है, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जो सिर्फ एक तरफा नहीं हुआ है, पूरा मुकाबला किया गया है। और हमारे यहाँ जिस तरह 2008 में या 12 में या 13 में जो धृष्टता करके चाइना अंदर आया था, उसका हम
उस तरह से जो मुकाबला नहीं कर पाए थे, इस बार नीति एकदम बदली। चाइना जिस भाषा में हमसे बात करेगा उसी भाषा में उसको जवाब दिया है और देंगे। हमारी सेना पर पूरे देश का भरोसा है। शर्मा जी, आपने 3 बातें कही, आपने जो अभी वक्तव्य रखा कि एक तो बातचीत अभी भी चल रही है, ये क्लैरिटी है बिल्कुल। आपने कहा भारत का स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर है, करारा जवाब होगा। और तीसरी बात आपने कही एक तरफा नहीं है। अगर इस पे थोड़ा और प्रकाश आप डाल सके तो। देखिए, इस मामले में सेना की तरफ से ही जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा जी, वही भारत का स्टेटमेंट होगा। मुझे जहां, क्योंकि आपके डिबेट में आने से पहले जी, जो हमारी ब्रीफिंग हुई है उस आधार पर मैंने आपको इशारों में कहा है जी, ठीक है। और जब 2 देश का मामला हो परफेक्ट। तब इस पर बहुत, आपने पहले ही कहा कि कोई ऐसी बात न कहें जी, तो इस अभी जो सेना का स्टेटमेंट होगा, जो सेना की तरफ से पहला स्टेटमेंट आया है, जो बाद में आएगा, उसी पर हम सबको यकीन करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो इतनी जानकारी थी कि कल हमारी सीमा में वो घुसे थे शाम में, और उसी में जब ये घटना हुई, क्योंकि हमने पूरा कड़ा प्रतिरोध हमारी सेना ने किया, उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर का, कर्नल रैंक के अधिकारी, हमारे 2 सैनिक की शहादत हुई है। और पूरी जानकारी, अभी जो पहली जानकारी थी वही आई है। ठीक है, जो पूरी जानकारी के साथ। ठीक है श्रीनिवास जी, बिल्कुल सही है कि जितनी जानकारी भी अवेलेबल है उतनी पे ही हम बात करेंगे। हम कोई गेस नहीं कर सकते, इसमें करना भी नहीं चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, तथ्य आपके सामने रख दिए और सरकार का स्टैंड भी मोटा माटी रख दिया। बाकी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है उसमें हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं। देखिए नीरज भाई, मैं शहनवाज जी से 2 बातों से बहुत स्पष्ट सहमत हूं, उसमें कहीं कोई 2 राय नहीं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कमियों पर विचार जरूर होना चाहिए, नंबर 1। और अगर क्या नाम बातचीत नहीं होनी है तो हम लोग फिर किस लिए चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। एक बात, पहली बात तो यह है कि हमारे भारतीय सेना के सैन्य पराक्रम, शौर्य और प्रोफेशनलिज्म पर कहीं पर कोई भी आदमी सकोशुबा कोई नहीं कर सकता। 137 करोड़ हिंदुस्तानी तो छोड़ दीजिए, हमारा दुश्मन भी उस पर सकोशुबा नहीं कर सकता। इतनी प्रोफेशनल आर्मी है हमारी, और हमारी आर्मी को जो काम दिया जाता है उस काम को वो बहुत ही क्या नाम व्यावसायिक दक्षता से करती है और पूरे जिम्मेवारी से करती है। वो भारत के खिलाफ लड़ने वाले पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में भी बांट देती है। वो आपके सामने वो सैन्य पराक्रम का हिस्सा है। अब मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बात कहना चाह रहा हूं, जो शहनवाज जी ने कहा, क्या बात है। अगर आप एक बार ये देखें कि 2:10 पर जो सेना का जो बुलेटिन है उसमें जो बातें आई हैं, अगर आप उसको ठीक तरीके से देखेंगे तो वो बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। नंबर 1 कि हमारी टेरिटरी में 1000 सैनिक से ज्यादा चीन के सैनिक क्या कर रहे हैं उस गलवान घाटी में, जिस गलवान घाटी पर कभी कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, कभी नहीं था। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, आज तक 1975 से आज तक एक भी गोली नहीं चली और इस बार भी गोली नहीं चली, ऐसा हमें बताया गया है। और लेकिन जो हमारे सैनिकों की बर्बर जो हत्या हुई है, जो हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, वो शहादत कैसे हुई इस पर यह जरूर प्रकाश डालना चाहिए। गोली नहीं चली तो कैसे उन लोगों की हिम्मत हो गई, कैसे हिमाकत हो गई। तीसरी चीज, सरकार ने कल और परसों स्टेटमेंट दिए थे कि सेनाएं जो है वो पीछे हट रही हैं, डीएस्केलेशन हो रहा है। जो डीएस्केलेशन हो रहा है नीरज जी, तो सेनाएं पीछे हट रही थी, तो पीछे हटने में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई हैं कि उन लोगों ने इतने बर्बरपूर्ण तरीके से हमारे 3 सैनिकों को मारने की हिमाकत की है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी ही टेरिटरी में हैं, वो हमारी टेरिटरी में है, और हम अपनी ही टेरिटरी में दोनों लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। हम तो आगे बढ़कर के उनसे कब्जा लेंगे, जो चीज जिस कब्जे पर वो आए हैं उस पर हमें जाना है। वो हमारे क्षेत्र के अंदर आए हैं, उनको हमें पीछे धकेलना है। तो ये सारी की सारी बातों का
जवाब जो है वो सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, इन सब लोगों को देना चाहिए। और ये जरूर देना चाहिए, मेरे एक भी सैनिक की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इस बात को लेकर के हम सब भरोसे में हैं। अब यहां पर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है आदरणीय शहनवाज हुसैन साहब के लिए। मिलिट्री लेवल की बातें और मिलिट्री लेवल की एक्सरसाइजेस हमेशा होती हैं, हमेशा होती है। मिलिट्री लेवल पे हमारा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, 1967 से लेके आज तक बना हुआ है। यहां पर जनरल सिन्हा बैठे, हमारे तमाम विरोध है उनसे, लेकिन वो इस मैकेनिज्म को बताएंगे और हमें उन पर विश्वास है। उस मैकेनिज्म के तहत आर्मी हमेशा बात करती है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि समाधान कूटनीतिक स्तर और समाधान राजनीतिक स्तर पर होते हैं। ठीक है, समाधान कभी सैन्य बातचीत नहीं, सेना तो जीतती है, हमारी सेना शौर्य की है, पराक्रम की है, वो जो इलाका आप कहेंगे वो जीत के दे देगी। आपने कई सारे सवाल राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर। ठीक है, अब थोड़ा इशू को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक जो है हमारे पास जो औपचारिक जानकारी है उसके आगे की बात हम लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए उस पर हम बहुत नहीं जा सकते, सेंसिटिव इशू है। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा के पास चलूंगा। सिन्हा साहब, एक बात तो है, जैसे गोली नहीं चली, ये कहा गया कि वहां पे कोई फायरिंग नहीं हुई, क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है, कुछ धक्का मुक्की हुई, क्या हुआ होगा एक्चुअली वहां पे? क्योंकि ये बात सही है कि 2 दिन पहले कहा गया कि सेनाएं हट रही हैं, फिर अचानक से इरप्शन कैसे हुआ होगा, थोड़ा सा बताएं यहाँ पे। देखिए, पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं शहीद आत्मा को, कर्नल साहब को, और मैं उनके परिवार को और 2 जवानों के परिवार को सांत्वना देना चाहता हूं कि भगवान उनको शक्ति दे कि इस दुखदा घड़ी में उनको साहस हो और इस दुखद परिस्थिति का सामना करें। दूसरी बात, जो मेरी सूचना है कि गोली नहीं चली है, तो सवाल ये पैदा होता है गोली नहीं चली तो मौत कैसे हुई? तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं राइफल का बट इस्तेमाल किया गया है या हैवी मेटल रॉड इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण हमारे कर्नल साहब की और 2 जवानों की मौत हुई है। तीसरी बात है कि जब ये विड्रॉल का प्रोसेस, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा था, तो ये क्यों ये वारदात हुआ है, इसका कारण मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीन के बौखलाहट का प्रतीक है। ये जो वारदात हुआ है ये प्री प्लान्ड है चीन के द्वारा। चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर गर्मी बढ़ाना चाहता है, वो हिंदुस्तान पे दबाव डालना चाहता है। वो सोचता है, वो कहता है कि यदि हिंदुस्तान टफ स्टैंड लेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये पूरी समस्या को पहले आपको टेक्निकल मिलिट्री टर्म्स में समझने की ज़रूरत है कि समस्या है क्या। समस्या मैं आपको समझाता हूँ कि जो दोनों साइड जो विवाद चल रहा है, 3 पॉइंट है गलवान वैली में, एक है पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15 और गोगरा में पेट्रोल पॉइंट 17, और जो चौथा पॉइंट है फेस ऑफ का है वो पैंगोंग सो लेक उत्तरी साइड में है। अब सवाल पैदा होता है कि जो हम लोग का हिंदुस्तान का जो कहना था कि हम लोग का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 तक हिंदुस्तान का हक बनता है। चीन कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 2। ये फिंगर्स क्या है पहले वो समझने की जरूरत है। पैंगोंग सो लेक के उत्तरी साइड में जो माउंटेन स्पर्स निकलते हैं, जो माउंटेन की जो शाखाएं निकलती हैं, उसको मिलिट्री टर्म्स में फिंगर्स कहते हैं। वो संख्या है 1 से 8। तो हिंदुस्तान कहता है कि हमारा LAC पास होता है फिंगर 8 के तरफ से, और चाइना कहता है कि फिंगर 2 के तरफ से पास होता है। यही विरोधाभास है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम फिंगर 4 के पूरे हमारे कंट्रोल में था, और इस बार जो एक्सरसाइज के लिए किसी कारणवश जो ट्रुप्स मूवमेंट होता है उसमें थोड़ा डिले हुआ कोई कारणवश, उसका फायदा उठा के चीन ने फिंगर 4 में बंकर्स बनाए। यही है समस्या। चीन का जनरल सिन्हा, आप जो बात कह रहे हैं उसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन ये कि आप कह रहे हैं कि वो भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, किस लिए? क्या हम जो बॉर्डर रोड बना रहे हैं वो असली समस्या है, या कोई और तरीका है, या किसी और की वजह से? बहुत कारण है। नहीं, एक प्रमुख कारण बताइए। मैं बता रहा हूं, बताता हूं। प्रमुख कारण है कोविड-19। प्रमुख कारण है कि इंडिया ने, हिंदुस्तान ने नया रोड बनाया है जिससे DBO रोड को लिंकअप किया जा रहा है। हाँ। इस रोड के कारण हिंदुस्तान की काबिलियत बढ़ रही है कि वो काराकोरम हाईवे जो जिंगजियांग और पाकिस्तान के साथ लिंक करने का अपॉर्चुनिटी देता है, उसमें चीन को खतरा होता है। चीन का विस्तारवाद का जो पॉलिसी है उससे घबराहट होती है। जो हिंदुस्तान
की जो WHO की जो चेयरमैनशिप आ रही है उससे इंक्वायरी के डर से चीन घबराया हुआ है। तो चीन ये प्रोएक्टिव एग्रेसिव मोड में इसलिए आ रहा है कि हिंदुस्तान के साथ बैठ के सौदाबाजी किया जाए, कि हिंदुस्तान एक्टिव चाइना प्लेटफॉर्म को ज्वाइन न करे और चाइना का हित ध्यान में रखे। ये पूरा सारांश ये है। लेकिन मैं एक चीज और बता, मुझे 1 मिनट का टाइम और दीजिए सर। दोबारा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी जब दोबारा आता हूं तो आप उसको एक्सप्लेन करिएगा और ठीक से। विवेक काटजू जी, देखिए कहानी अब आगे बढ़ गई है। हम लोग जब पिछली बार आप आए थे हमारे यहाँ तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि बातचीत हो रही है, दोनों पक्षों से पीछे जा भी रहे हैं और कई लेवल पे बातचीत हुई। लेकिन ये जो घटना हुई है, अब कहानी आगे है, रिस्पॉन्स क्या होगा? मुझे लगता है रिस्पॉन्स अभी भी बातचीत ही होगा, क्योंकि बातचीत के अलावा चारा क्या है। हमें दृढ़ता से अपना पक्ष रखना है और ये भी समझना है कि ये वाकया हुआ क्या। ये वाकया का, क्योंकि अभी तक जो पूर्ण वाकया का हमें जानकारी नहीं है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बोलते रहिए सर। जी बिल्कुल। देखिए, जी, हमारी तरफ से बयान आया है कि हमारे 3 सैनिकों की, जिसमें एक अफसर है, उनकी शहादत हुई और देश उनको सलाम करता है। चीन, और हमने ये भी कहा है कि चीनियों की भी इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन चीन की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। चीन ने यही कहा है कि इस पे बातचीत के जरिए हम इस मामले को सुलझाएंगे और बातचीत चल रही। हाँ, कंसेशन देने का लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो सवाल ही पैदा नहीं, मेरा ये मानना है। लेकिन इनेविटेबली इस मामले को हमें संजीदगी से ही सुलझाना पड़ेगा। आज का वातावरण देखते हुए हमें जोश के साथ होश का भी हमेशा काम लेना पड़ता है। लेकिन आखिरी चीज जो मैंने पहले भी कही थी, आज फिर मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब हमारा राजनीतिक वर्ग एक हो, इस मसले पर खींचातानी बंद हो। पहले कुछ हुआ हो अपनी जगह, लेकिन ये बहुत ही हमारे सामरिक हितों से जुड़ी हुई बात। और मैं जो समझता हूं वो ये कि जो नीति अभी तक हम जिस नीति पे चल रहे थे कि सीमा विवाद अपनी जगह है, वो सुलझ जाएगा, ऐतिहासिक वो उसके ऐतिहासिक कारण है, और चीन के साथ हर दिशा में अपने हम संबंध बढ़ाएं। अब वक्त आ गया है कि क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारी पूरी जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उस पर एक शैडो डालती हैं। आप जो बात आपने अभी कही कि राजनीतिक वर्ग एक हो और इसको सुलझाए, वो उसको थोड़ा बताइए, क्या मतलब राजनीतिक वर्ग किस दिशा में आगे बढ़े? देखिए, राजनीतिक वर्ग को एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि जहां तक चीन का मसला है, अब हम उनसे संबंध बढ़ाएंगे, लेकिन पूर्ण संबंध कब तक नहीं बढ़ सकते जब तक सीमा पर संजीदगी से चीन हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि ये वाकई बात यह है कि चीन ये समझता है कि ठंडे बस्ते में डाल दो, जो LAC है, जो नियंत्रण रेखा है, उसको डिफाइन नहीं करो, तो इसलिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, या कभी उसको मौका मिलता है ये कहने का। जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि फिंगर 4 तक हम हैं, फिंगर 8 तक आप हैं। हमारा जो पेट्रोलिंग एरिया है वक्त पे कहता है कि नहीं, ये हम नहीं मानते। अब ये नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों देश अब महान देश हैं, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, और हमें चीन को समझाना पड़ेगा, अपना मत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखना पड़ेगा कि ऐसे मामलों में जब दो देश जैसे चीन और भारत हैं, तो उनके लिए ये मामले सुलझाने जरूरी हैं। और आखिरी बात मैं कहूं, मुझे लगता है कि चीन ये भी कोशिश कर रहा है कि हमारी प्रतिष्ठा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा है, उस पर कुछ दाग लगा है। हमें इस पर भी विचार करना होगा। सर, ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, कि वो जो सड़क बन रही है उसका भी इशू है मुझे। लेकिन आज की तारीख का सबसे मौजूद सवाल है कि देश की जनता बहुत रोष में है,
बहुत उद्वेलित है, इमोशनल है, उसको जवाब चाहिए। एक दूसरा, ये बार बार जो आपने सवाल उठाया कि ये सीमा विवाद होता है हमारा, अभी देखिए नेपाल ने अपना नक्शा ही बदल लिया, अब उसने अपने यहाँ पास करा के पब्लिश कर दिया। ये क्यों नहीं सुलझते हैं? मैं हर्ष आपके पास आता हूँ, आप लोग बताइए मुझे आप ये कि हमारे पास इस घटना के बाद एक रीडिफिनेशन की बात तैयार हो गई है, ग्राउंड तैयार हो गया कि अब आपके चाइना के साथ संबंध कम से कम इस सरकार के रहते हो तो आप दूसरे तरीके से अब देखेंगे, क्योंकि देश अब बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता कि हर समय सीमा का विवाद चलता रहता है। और बहुत सारे लोगों को तो देश में पता ही नहीं होगा कि ये डिस्प्यूट होते क्यों रहते हैं बार बार, और लेटेस्ट 1993 में हमने ये क्रिएट किया इतना खराब विवाद। तो हर्ष मुझे ये समझाइए कि क्या इसका अंतिम चारा यही है कि हम बैठें और डिसीजन लें कि भाई क्या है, इसको खत्म करें, अदरवाइज ये चलता रहेगा? देखिए, ये तो बहुत समय से चल रहा है और हमने सब कुछ सब तरीके से सारे मैकेनिज्म्स की कोशिश हमने कर ली। हमने फॉर्मल मैकेनिज्म्स बनाए जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, 1993 वाला। हमने उसके बाद वुहान के बाद, डोकलम के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रही कि एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म बने जिसमें टॉप लीडरशिप डिसीजन ले, तो वो हमने देखा कि कुछ काम नहीं कर रहा है। और चीन के अपने हित हैं, जो अभी जनरल साहब भी समझा रहे थे, उनके अपने हित हैं जो वो परस्यू कर रहे हैं, चाहे उनके अपने डोमेस्टिक रिलेटेड हो, चाहे वो उनके ग्लोबल एम्बिशन से रिलेटेड हो। वो अपने हितों को देखकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हमको अपने हितों को देखकर अपनी जो कार्यशैली है उसको बदलना पड़ेगा, अपनी चीन की नीति को बदलना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं उसका शॉर्ट टू एक आपने जिक्र किया कि रोष बहुत है। देखिए, रोष में होश तो नहीं खोया जा सकता, तो सरकार को अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अपनी जो नई रणनीति बनानी पड़ेगी वो सोच समझ कर बनानी पड़ेगी। चीन हमारा नेबर भी है, चीन हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली भी है, लेकिन हमारे पास भी अब उतना दमखम है कि हम अपनी रेड लाइंस को खड़ी करके उस पर अडिग रह सकते हैं। तो वो जो एक मैसेज चीन को जाना चाहिए इस एपिसोड के बाद, वो ये जाना चाहिए कि चीन ने हर तरह से भारत को परेशान करने की कोशिश करी, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेचर की बात हो जिसका जिक्र अभी काजू साहब कर रहे थे, चाहे वो बायलैटरल रिलेशंस की बात हो, और बार बार भारत को ये बताने की कोशिश करी कि अगर भारत ऐसा करेगा तो चीन ऐसा करेगा। अभी भी आप उनका जो स्टेटमेंट देखिए, जो स्टेटमेंट आया है फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो काफी आपत्तिजनक है, क्योंकि उसमें सारा ओनस तो उन्होंने भारत के ऊपर डाल दिया है कि भारत को अब ज्यादा ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहिए, भारत ने परेशानी क्रिएट करी है। तो जो नैरेटिव चीन बनाने की कोशिश कर रहा है वो कहीं पर यह है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है, तो उसको वहीं पर कुचल दो, वहीं पर ये दिखा दो दुनिया को कि भारत के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो खड़ा हो सके चीन के खिलाफ। तो ये जो समस्याएं चीन क्रिएट कर रहा है, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक लॉजिक है, और हमको अपना स्ट्रेटेजिक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि हमको कब तक हम ये सहेंगे और किस तरह से हम रणनीति बनाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा है, और आपने अभी जिक्र हो रहा था, सब तरीके से कोशिश करी। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं करी चीन को एंगेज करने की, हमने कोशिश करी है चीन को एंगेज करने की और सफल भी रहे कुछ मामलों में। लेकिन जो पूरी रणनीति है उसमें चीन का जिस तरह से भारत के खिलाफ एटीट्यूड बढ़ रहा है, बन रहा है, उसको देखते हुए न तो भारत के पास डोमेस्टिक कंसेंसस बनेगा, ना भारत के लोग साथ आएंगे, ना भारत के लोगों में रोष कम होगा, और ना पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक एक टाइमलाइन मिलेगी। तो कहीं पर वो जो एक इकट्ठे होने की बात है वो बहुत जरूरी है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल वही अभी भी है, और मैं शहनवाज जी से पूछना चाहता हूँ। हर्ष ने जो सवाल उठाए, देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, और ऐसी कोई बात भी नहीं कर सकता, लेकिन हमें एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और हमें अपने संबंध ठीक रखने चाहिए। हमें चीन को ये दिखाना चाहिए, मैं पाकिस्तान को ये दिखाना चाहिए कि हम एक बहुत शक्तिशाली ताकतवर देश है। ये बातें सुनते सुनते कान पक गए हैं, दशक हो चुके हैं, हम क्या दिखा रहे हैं? मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस घटना के बाद से लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है उनके अंदर, और हम उनको क्या रिस्पॉन्स देने वाले हैं? पिद्दी सा देश है नेपाल, उसने अपना नक्शा बदल लिया, उसकी हिमाकत कैसे हुई? आप उसकी सप्लाई चेन क्यों नहीं रोकते हैं? फिर रोटी बेटी का संबंध बनाने लगते हैं आप। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप नहीं दबाएंगे तो फिर ये होगा। शहनवाज जी, देखिए, आपका सवाल वाजिब है। एक तो चाइना को समझना चाहिए कि ये पंचशील के सिद्धांत पर चलने वाला देश नहीं है। अब ये देश के सेना में वो क्षमता है कि उसकी इस तरह की जो हरकत है, जो LAC में वो आज इल्जाम लगा रहा है कि हमने घुसपैठ की, जबकि हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना ने घुसपैठ की कल, और उसका जवाब देते हुए हमारे सैनिकों ने वहां शहादत दी है। और मैं बता दूं कि चाइना को ये पता होना चाहिए कि 62 में जब 37,244 किलोमीटर वो आए, वो अब नहीं हो सकता। जिस तरह
2008 में जब यूपीए की हुकूमत थी 2008 में जैसे वो पैंगोंग और चापजी घाटी में करीब 250 मीटर की लंबाई, और 2008 में जो वो डेमचोक के अंदर जोरावर किले के अंदर जो स्तंभ बनाया, और 2012 में जो पीएलए ने वहां पर घटना की, और फिर 13 में सीमेंटेड बनाया, वो नहीं बना सकता। शहनवाज उसको डोकलाम में हमने रोक कर बता दिया कि वो भारत के लोग और भारत की सेना सक्षम है। यहाँ पर भी जो फेस ऑफ है, क्योंकि जनरल सिन्हा यहाँ बैठे हुए हैं और काटजू साहब दोनों बहुत इस विषय के जानकार हैं, और उन्होंने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह अपने को संबद्ध करता हूं। शहनवाज जी, शहनवाज जी, मैं अपनी सेना पे बहुत गर्व करता हूं और बहुत चौड़ा सीना मेरा होता है जब मैं अपनी सेना की बात करता हूं। मुझे उस पर तो कुछ बात ही नहीं करनी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप डोकलाम का उदाहरण गिना रहे हैं, फिर उससे पहले एक 93 के आसपास की घटना आप गिनाने लगते हैं जब हमने उनको बहुत सारे लोगों को उनके मारा था। हम उनकी हिमाकत फिर हो रही ना, हमारे सीमा में आ जा रहे हैं। मैं देश को सीएनबीसी आवाज के जरिए देश को भी ये बताना चाहता हूं, मैं पूरी तरह ब्रीफ्ड हूं, मैं ब्रीफिंग लेकर आया हूं, और आपके ऊपर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि एलएसी के अंदर जो कल रात में उन्होंने उसको पार करने की कोशिश की थी, उसमें हमारे सैनिकों ने कड़ा प्रतिरोध किया, जिसमें शहादत भी हुई है। अब उनको ये बात मानना चाहिए, चाहे चाइना ने अभी जो स्टेटमेंट दिया वो उल्टा दिया है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि भारत पूरी तरह सक्षमता से सरकार के तौर पर भी और सेना के तौर पर वो संदेश चाइना को दे चुका है। और जहां तक आपने सवाल किया कि नेपाल के बारे में, तो मैं बता दूं नेपाल से हमारे रिश्ते हैं, और उन रिश्तों में वो उनसे बातचीत होगी, और हमने कहा है कि सच में हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, उनसे हमारा रिश्ता ऐसा है। मैं बॉर्डर का रहने वाला हूं, सुपौल का, नेपाल बॉर्डर है, हम जो उस रिश्ते को मैं वही तो कह रहा हूं सर कि देखिए चाइना के मामले में नेपाल एक बहुत छोटा सा देश है। उसकी बात मैं इसलिए जिक्र लेके आया क्योंकि 2 दिन पहले की घटना है, उसकी कोई हैसियत नहीं है उस देश की, लेकिन वो भी देखिए आप कैसे चीन के बहकावे में आके हिमाकत कर रहा है। मैं तो उदाहरण के लिए आपको दे रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब राजनीतिक तौर पे इसका हल होना चाहिए, क्योंकि हर बार ये होता है कि हम बातचीत कर रहे हैं और एम्बिग्यूटी छोड़ देते हैं। राजपूत जी, आप उंगली उठा रहे हैं, मेरा सवाल ही आपसे है, 1993 सितंबर में जो नरसिम्हा राव जी ने समझौता किया था, उसमें वो एम्बिग्यूटी क्यों छोड़ी आप लोगों ने कि ये सरदर्द हमेशा बना रहेगा? मैं बोल लूं? ये तो नरसिम्हा राव जी से पूछने के लिए वहां जाना पड़ेगा। अरे आपकी सरकार थी, आप कांग्रेस से ब्रीफिंग लेके आए होंगे ना सर? जी जी जी, हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से नरसिम्हा राव जी एक प्रतीक है, कांग्रेस सरकार थी वहां पे। वही बात कह रहे हैं। अभी तक जो शहनवाज हुसैन जी बात कर रहे थे, जितनी शहनवाज हुसैन जी ने बात कही है, तो क्या शहनवाज हुसैन जी ये बताएंगे कि 2007, 2008 और 2013 में क्या वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट पर ये कायम नहीं है, अपने ओपनिंग स्टेटमेंट से आ गए राजनीति करने। अगर हम ये पूछ लेते हैं इनसे आज की डेट में कि प्रेजेंट स्टैंड ऑफ का क्या हो रहा है, तो आप चले जाते हैं 1993, 2007, 2008 और 2012 में। और दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि यह बात अपने आप में सच है कि हम इस बात को लेकर के भी पिछले 1 महीने से लगातार सरकार को सावधान करने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे अभी पूर्व राजनयिक साहब काटू साहब ने भी कहा, तो उन्होंने कहा कि आपको संपूर्ण रूप से बात करनी पड़ेगी। कल ही आप लोगों ने 1193 करोड़ रुपए का ठेका चीन को दिया है। आज एमओयू साइन हुआ है गुजरात में एक बड़ी कंपनी का, ऑलरेडी चीन के इन्वेस्टमेंट के नाम पर। तो सच्चाई यह है कि जिस तरफ एक तरफ तो वो हमारी सीमा में घुस करके हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, और दूसरी तरफ हम उसको पैसे पे पैसा और उसको बिजनेस की रियायतें दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों? ये वर्तमान सरकार ये राजनीति देगी, और वर्तमान सरकार पूछेगी 1993 और वर्तमान सरकार पूछेगी 2007। ये शर्मनाक बात नहीं है? जो कुछ हुआ पहले, हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही हूं। 62 की वार सबको पता है हम हारे थे, लेकिन 67 का वार नाथुला पास का जनरल सिन्हा बताएंगे कौन जीता था?
80 आदमी हमारे शहीद हुए थे, 400 से ज्यादा हमने उनके मारे थे। शहनवाज जी जवाब दे दीजिए। कि यहां पर शहनवाज हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा न बने तो ज्यादा अच्छा है। वो एक सीजन्ड प्रवक्ता है। अच्छा, तो जवाब सुनिए ना, राजनीति न करें। जवाब सुनिए। ये देखिए, सुनिए शहनवाज जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए, मुझे जनरल सिन्हा और बाकी लोगों के पास जाना है। बहुत छोटा सा जवाब चाहिए। हाँ सिन्हा, शहनवाज जी जवाब दिए छोटा सा। तो कह रहे हैं आपने 1200 करोड़ का ठेका क्यों दे दिया? आपने तो दोस्ती में सुरक्षा परिषद की मेंबरशिप दे दी। काटजू साहब विदेश मंत्रालय में रहे, बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी रहे, आपने तो सुरक्षा परिषद की मेंबरशिप दे दी। आपने सुन लीजिए ना, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आपको शर्म नहीं आती? शिखंडी बना करके कमियों को पीछे झुकते हैं आप देखिए, मुझे जब ये बोल रहे थे राजपूत जी मैं आपको रोक रहा हूँ। भाषा का एकदम सही इस्तेमाल होना चाहिए। आप अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा मुझे ब्रेक लेना, मैं दोनों लोग रोक, थोड़ा ठंडे हो जाइए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद में काटजू जी और सिन्हा जी से लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। जब भी इस तरह की चर्चा शुरू होती है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, जब इस तरह की चर्चा होती है तो हम दूसरे उदाहरण देने लगते हैं। 93 का, फिर सुरक्षा परिषद का, फिर अक्साई चीन का, फिर वो एक गुजरात के ऑर्डर का। ये सब किस बुनियाद पे खड़े, कभी इस पे भी सोचना चाहिए कि हम जो पुरानी हमने लीगेसी में गलतियां की उनको हम धो रहे हैं, लेकिन उस पे बहुत पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज पे चर्चा रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आके इसको कंटिन्यू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और हम बातचीत कर रहे हैं आज जो घटना हुई है चीन और भारत की सीमा के बीच में, जो एक झड़प हुई, उसमें हमारे 3 सैनिकों की शहादत हुई और उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जनरल सिन्हा आपके पास आता हूँ, आप इशारा भी कर रहे थे, जो भी गर्मा गर्म बातचीत हो रही थी उससे आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि अब क्या ये वक्त आ गया है? राजपूत जी का जवाब अच्छा सर दे दीजिए फटाफट, बहुत छोटे में दे दीजिए, उसके बाद सिन्हा जी के पास जाऊँगा। दीजिए जल्दी से। सवाल भी किया और जवाब नहीं मिला, नाराज होंगे। नहीं दे दीजिए फटाफट। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जो सुरेंद्र जी ने हमसे पूछा, तो मैंने जो कहा था वो वही कहा। मैंने सरकार किसी को ब्लेम नहीं किया था। मैंने तो ये कहा था कि अगर पंचशील का सिद्धांत, चीन को सुरक्षा परिषद की मेंबरशिप, और 2008-9 में भी पार्लियामेंट में ये विषय राजनाथ सिंह जी ने उठाया था, यही विषय हमने उठाया था। तब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नहीं, इस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब भारत सक्षम है डिप्लोमेटिक लेवल पर। सुन लीजिए सुरेंद्र जी सुन लीजिए ना, मैं आपके इसमें नहीं बोला था। नहीं, आप जिम्मेवारी से कहिए कि आप पंचशील का सिद्धांत नहीं मानते हैं। कहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी पंचशील का सिद्धांत नहीं मानती है। आप पंचशील के सिद्धांत, इसी की बात काटजू जी कह रहे थे कि राजनीतिक वर्ग को एक होना पड़ेगा। रुकिए, अब आप दोनों लोग रुकिए। मैं पंचशील पे डिबेट नहीं करने बैठा हूं। मुझे पंचशील पे बात नहीं करनी है। पंचशील सिद्धांत हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं जनरल सिन्हा और काटजू जी के पास जाना चाहता हूं, उसके बाद हर्ष के पास आएंगे। जनरल सिन्हा संक्षेप में रखिए, अब समय आ गया है कि ये तय होना चाहिए। ये रोज का जो टंटा होता है अब ये नहीं चलेगा, और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार इतनी मजबूत है, इच्छा शक्ति भी है, तो बातचीत होनी चाहिए इस पे। नीरज जी, मुझे आप 1 मिनट का मोहलत दीजिए, टाइम दीजिए। मैं 2 बिंदुओं पे टिप्पणी करना चाहता हूं। पहला चीज कि चीन की स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है। चीन की 3 स्ट्रेटजी है। विस्तारवाद नंबर 1, सलामी स्लाइसिंग, मतलब इंच बाय इंच धीरे धीरे ग्रैब करो पड़ोसी के जमीन को, और तीसरा टेक्निक है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। ये 3, और चौथा है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। ये चारों टेक्निक चीन इस्तेमाल करता है और हमेशा से इस्तेमाल करता आ रहा है। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, प्रश्न उठ रहा है इस डिस्कशन में, इस डिबेट में, कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसके 2 बिंदु हैं। पहला चीज कि किसी भी व्यक्ति का डीएनए और चरित्र नहीं बदलता है। चीन की नीयत पहचानने की जरूरत है, और चीन की नीयत है विस्तारवाद। अरुणाचल प्रदेश से लेकर ईस्टर्न लद्दाख तक उसकी कुदृष्टि है लगी हुई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं डिप्लोमेटिक लेवल और
और फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे कमेंट नहीं करूंगा, मैं मिलिट्री लेवल पे सिर्फ आता हूं। पहला एक्शन, जितने अपने स्ट्रेटजिक रोड 73 बनने थे उसको 2021 तक एटलीस्ट 61 रोड बना दिए जाए। बॉर्डर रोड्स के पास 61 रोड बनाने की जिम्मेदारी वो बना दिया जाए। जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिहार में 6 एयर स्ट्रिप हैं, दरभंगा छोड़ के 6 एयर स्ट्रिप्स हैं। शाहनवाज भाई साहब कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं एविएशन के। 6 एयर स्ट्रिप्स हैं जिसको फंक्शनल करके हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और एक और बात कि हमारी जो ट्रुप्स की संख्या है, जो नंबर है, वो नंबर गेम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजिक रोड्स बनाएंगे तो हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, लेफ्ट एक्सेस टू राइट एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस टू हॉरिजॉन्टल एक्सेस शिफ्ट करने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। और चीन एक ही भाषा समझता है, वो शक्ति की भाषा समझता है। यदि हम अपने ट्रुप्स स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे लद्दाख में तो चीन ये फिर हरकत करेगा और ये बार बार करता रहेगा, क्योंकि इसके नियत में खोट है। ये समझने की जरूरत है। खाली होलिस्ट ये कहने से कि बातचीत करो, बातचीत करने से चीन संभलने वाला नहीं है उसकी, क्योंकि 3 पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। तो जब तक हम अपना स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे, जब तक हम अपना मिलिट्री मसल नहीं दिखाएंगे, जब तक हम ये नहीं दिखाएंगे, बातचीत से क्या होगा सर? आप कह रहे हैं बातचीत से इसको सुलझाना चाहिए। बातचीत तो हम लोग कितने सालों से कर रहे हैं, बट कुछ होता नहीं बातचीत से। कुछ आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी काटजू जी उसके बाद देखिए क्या 2 महाशक्तियां जिनके पास परमाणु हथियार हैं, क्या वो पूर्ण युद्ध का सोच सकते हैं? नहीं। तो एक विकल्प है बातचीत। बातचीत के मतलब ये नहीं कि हथियार डाल दो, उसके मतलब ये नहीं कि अपनी सुरक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर। जो जनरल सिन्हा साहब कह रहे हैं वो सही है। हमें जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो बनाना ही है, और जितनी जल्दी बनाए उतनी जल्दी अच्छा होगा। लेकिन मेरा अपना राजनयिक अनुभव ये कहता है कि जब तक देश का राजनीतिक वर्ग सामरिक मामलों में एक नहीं होता, तब तक और देश खेल खेलते हैं, वो दरारें डालने की कोशिश करते हैं। आपका इशारा किस तरह है? मतलब कहां पे आप दिक्कत देखते हैं राजनीतिक वर्ग में जो एक नहीं है? इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं अपने दोनों साथियों से कि भाई आज के दिन जब एक इतनी बड़ी चुनौती है, एक स्वर में बोलो। दूसरा, और ये वास्तविक चीज, जैसे हर्ष ने कहा चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज के दिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर उसको मुश्किलें हैं। तो जब तक हम कोरोना से उभरें और अपनी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से मजबूत नहीं करें, आत्मनिर्भर नहीं बने, हाँ, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की परिभाषा जो है वो 50 साल पहली वाली परिभाषा नहीं हो सकती। लेकिन हम जब तक मैन्युफैक्चरिंग बेस अपनी प्रबल नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया की नजरों में चीन से नीचे ही दिखेंगे। ये कठोर बात मैं कह रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता है, और वास्तविकता से हमें कभी दूर नहीं हटना चाहिए। अगर जो देश वास्तविकता से हटता है, जो स्वप्न दुनिया में रहता है, वो बहुत ही मुश्किलों में पड़ता है। जी नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट आपने कहा। मुझे लगता है जो ग्लोबल और उससे हट के हम लोकल और वोकल की बात करें, वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है डेफिनेटली, क्योंकि हमारी बहुत डिपेंडेंसी चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है। हर्ष जी, मैं आपके पास आता हूँ। मुझे ये बताइए, क्या एस्केलेशन के चांसेस बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने दर्शकों को, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी बनती दिख रही मुझे कि क्या और ये मामला एस्केलेट होगा? जी, जहां पर ये मामला कल तक था वहां से एस्केलेट ऑलरेडी हो गया है, और इसके ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि एस्केलेशन अपने आप में जाहिर सा लग रहा है, क्योंकि किसी ना किसी तरह, जैसा आपने
एक बार जिक्र किया था पिछले सवाल में कि भारत में बहुत रोष है। उस रोष को चीन को समझना होगा। चीन की तरह भारत अथॉरिटेरियन कंट्री नहीं है। तो चीन तो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके ये भी नहीं बता पाते कि कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितना कोरोना फैल गया। हमारे यहाँ तो सब ट्रांसपेरेंट होता है। आप लोग काम करते हैं, मीडिया, अदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, सारी डिबेट्स होती है। हमने अभी देखा बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में सबके सामने ओपनली डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तो भारत की अपनी डेमोक्रेसी है। तो उसके चलते इस रोष को कंट्रोल कर पाना किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे पॉलिसी में? तो एस्केलेशन तो होगा ही। अब सवाल ये है कि जैसे हमने पहले देखा कि हमको पता था कि अभी भी 22 तारीख को रशिया, चाइना, इंडिया ट्राइलेटरल इंगेजमेंट है। तो उसमें क्या होता है? क्या भारत उसमें पार्टिसिपेट करेगा? क्या भारत अपना डिस्प्लेजर दिखाएगा? किस तरह से भारत ये बताएगा कि भारत में रोष है? किस तरह से भारत सरकार ये कन्वे करेगी चीन को? सिर्फ डिप्लोमेटिक डिमांड से तो काम नहीं चलेगा। आपको कुछ ऐसा कदम तो उठाना पड़ेगा जिसमें ये चीन को पता लगे कि भारत आहत हुआ है, भारत के हितों को आहत मिली हुआ है और उसके लिए भारत को रिस्पॉन्स लेगा। लेकिन देखिए, जो आपने बड़ा सवाल यहाँ पर जो एक रखा है उसमें मैं थोड़ा सा कुछ बोल दूं कि मैं भी कई सालों से सुनता आ रहा हूं कि भारत में क्या होना चाहिए। मैं बच्चा था, मैं पढ़ रहा था, तब से डिस्कशन चल रहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए बॉर्डर एरियाज में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन पाया आज तक? भारत में हम ये कहते रहे हमको अपनी मिलिट्री मसल तेज करनी है, वो अभी तक नहीं हो पाई। हम कहते रहे कि हमको और देशों के साथ, जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने संबंध बढ़ाने चाहिए। वो उसमें अभी तक हमको डिबेट करते हैं हम कि फलाने देश के साथ हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। अगर आपको ये पता है कि चीन आपकी सबसे बड़ी सामरिक चुनौती है, तो उसके लिए हमारा देश, हमारे पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी और हमारे जो राजनीतिक दल है वो इकट्ठे होकर क्यों इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी छोटी समस्या है चीन के सामने, अगर आप उसको रखें। लेकिन पाकिस्तान का जिक्र आता है, हम हर दिन पाकिस्तान पर डिस्कशंस होते हैं। पाकिस्तान की समस्या आज चीन की जो समस्या है उसका सबसेट है। तो आपको उसको, जब तक आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिडिफाइन नहीं करेंगे, जब तक ये डिस्कशंस और डिबेट्स इस लेवल के नहीं होंगे कि जहां पर हम चीन को फोकस करके अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम अगर पाकिस्तान और नेपाल पर ही फोकस रहेगा तो कैसे चलेगा काम? आपको जो डिबेट है, जो डिस्कशन है, जो पॉलिसी मेकिंग है, उसको उस लेवल पर लाना होगा जहां पर इसका कुछ मायने हुए। नहीं तो सब हवाबाजी है। आज भी कह दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मिलिट्री मसल बढ़ानी है, लोगों हमको और शक्तियों के साथ अपने संबंध उतारने, फिर 5 साल बाद आप इसी समस्या पर आएंगे। तो जब तक कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी नहीं बनेगी, नीरज जी, आपको डिलीवरेबल रिजल्ट्स चाहिए टाइमली, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। हर साल हम डिबेट करेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नीरज जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। नीरज जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। बोलिए सिन्हा जी, उसके बाद मैं जरा राजपूत जी के पास जाऊंगा। बोलिए सिन्हा जी, 30 सेकंड बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी एक टिप्पणी की गई कि चीन की जो फौज है हमसे ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, एकदम गलत। चीन 62 वॉर के बाद कभी भी कोई भी जंग नहीं जीता है। चाहे वो 1967 में नाथुला पास हो, वो हिंदुस्तान के खिलाफ हारा। चाहे 1987 में सुंदराचुन वैली में चाइना हमसे हारा। चाइना एक छोटे देश वियतनाम से हारा। आप एक जंग का नाम दीजिए, उल्लेख कीजिए जो 62 वॉर के बाद चीन ने जीता हो। और 62 बार भी हम क्यों हारे हैं उसके लिए तो एक अलग एक पैनल डिस्कशन होने की जरूरत है। अब दूसरी बात जो मैं बहुत प्रमुख बात कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चीन की जो फौज है, जब चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा पॉलिसी अडॉप्ट किया, तो जो भी फौज में एक बच्चा गया है चीन और चीन का PLA ज्वाइन किया है, वो एक फौजी नहीं है, वो लड़ने की साहस नहीं रखता है। ये मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं। यदि चीन को सचमुच में अपना शक्ति परीक्षण करना है तो डोकलाम में क्यों घुटने टेके? उसको पता है 1 चाइल्ड नॉर्म के कारण उसकी जो फौज है वो हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। और चीन के खुद प्रिंट मीडिया ने कहा है कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो माउंटेनियस टेरेन में फाइट करने के लिए सबसे बेस्ट फौज है। उसको पता है हिंदुस्तान के फौज की क्षमता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त नहीं, हमें अपनी बोलिए सेना की बहादुरी में तो कोई शक ही नहीं है। कहा कि सेना कमजोर है, किसने कहा? नहीं, सवाल ये है, देखिए ऐसा है, ये देखिए
खाली जो सशक्त होता है उसी की पूजा होती है। हमको अपना मसल पावर बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपना ईस्टर्न लद्दाख में ट्रुप्स स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। यदि स्पेशल डिवीजन्स रेज करने हैं तो हमको रेज करना पड़ेगा। हमको एक ठीक है जनरल साहब, पड़े तो कम पॉइंट है। अब मैं जरा राजपूत जी के पास जाता हूं, जो मूलभूत सवाल पे वापस लौटते हैं। देखिए ये तो ठीक है, हम लोग अपनी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अलग से कर लेंगे। राजपूत जी जरा सोचिएगा, जो भी बात हर्ष जी ने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, सड़कें बनना चाहिए, नहीं बन पाई अब तक, कोई भी कारण रहे हों। मैं सर दोष नहीं दे रहा हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में क्यों नहीं बनी या बीजेपी ज़माने में क्यों नहीं बन रही। सोचिए ना कि सिर्फ बातें होती नहीं, सड़कें नहीं बनी। आज हम उस मुकाम पर खड़े, हमको ये लगता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट जरूरी है। अब वो जो सड़क जा रही 250 किलोमीटर की, उसमें जो आपने 9 किलोमीटर गलवान लेक की तरफ मोड़ दी, वो सबसे बड़ा सरदर्द बनना उनके लिए। ये सब जमानों पहले बन जानी चाहिए थी। तो ये तो कहीं ना कहीं गलती है ना ये राजपूत जी, नहीं काम किया गया। नहीं ना नीरज भाई, ये गलतियां इस तरीके की नहीं है जैसे कही जाती है। मैं हर्ष पंत से काफी हद तक, मैं 99% सहमत हूं, मैं आपसे बताऊं। लेकिन आप जो बात कह रहे हो, हर्ष पंत जी की बात को कहीं और भी तोड़ मड़ो के कहने की बात हो रही कैसे? है। जो मेरी समझ में है कि जब हमारा पहला बजट था तो 1952 का जो पहला बजट हमारा था तो मात्र 1760 करोड़ रुपए का था। आज 30 लाख करोड़ का है। तो 1760 करोड़ में राजनीतिक नेतृत्व तय करता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, और 30 लाख करोड़ में राजनीतिक नेतृत्व तय करता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, कितना पैसा वो किस चीज के लिए निकाल सकता है। तो ये उत्तरोत्तर हमारी देश की सेना में भी, ताकत में भी तरक्की हुई है। वो चाहे सरकारें भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, या गुजराल साहब की रही हो, या देवेगौड़ा साहब की रही हो, सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में भारत ने लगातार तरक्की की है। तो इसलिए यह कहना अनुचित है कि किसी कार्यकाल में नहीं हुआ है। तो जैसा जैसा पैसा आता जाता है वैसे वैसे हम लोग काम सर करते जाते हैं। ये जो है ना, ये समस्या का बहुत सरलीकरण है। हर चीज यही हो रहा है क्या? आपकी आलोचना गलत है, आप कह रहे हैं जो देखिए कह रहे सब तो हो रहा था। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, आप कहिए नरेंद्र मोदी जी से कि 30 लाख करोड़ का बजट सीधे ये राजनीति है, जगह पे कर दे। नहीं, ये राजनीति है। आप अपनी आलोचना सुनने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। नहीं राजपूत जी, क्या आप मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है? आप सुनिए, जब 62 का युद्ध हुआ उसके बाद 75 तक के लिए 50 साल 40 साल का टाइम था ना, तब बन जानी चाहिए थी। सब कुछ 2014 के बाद ही बनेगा क्या? सारा कुछ 2014 के बाद होना चाहिए, वरना सारी गलती इनकी। क्या आप बात कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं तो मोदी जी ने क्यों नहीं किया? जानकारी नहीं है कि 62 के बाद 67 में हमने जो मुंह तोड़ जवाब, सड़कें क्यों नहीं बनी ये बताइए। मुंह तोड़ जवाब तो आपने दे दिया था, क्यों नहीं बनी थी सड़कें वहां पे? 71 में हमने जो जवाब दिया था वो अपने मुंह तोड़, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दिया था। बताइए ना क्यों नहीं बनी सड़कें आपकी? मुंह तोड़ जवाब देने के बाद उसके बाद सोचेंगे कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आप शांत बैठेंगे? हम शब्दों का जवाब है। मैं ये कह रहा हूं कि जवाब नहीं, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान भी किए, और उसके बाद लगातार चाहे वो माउंटेन इन्फेंट्री को बनाने की बात हो, जिसको कि अभी भाजपा की सरकार ने डिसआर्म किया था, वो हम लोगों ने बनाई, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनी है, और वो चीन की पॉलिसी के लिए बनी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी में जो हमने अभी तक वो बन ही रही है। बन रही है, सवाल ये है 2004 से बन रही है, अभी तक वो बन ही रही है। जानकारी नहीं है, और शहनवाज भाई को जानकारी नहीं है। राजपूत जी शांत हो जाइए थोड़ा, शांत हो जाइए थोड़ा। डिफेंस के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और आप मुझे ज्ञान मत दें, थोड़ा शांत हो जाइए। आप भी थोड़ा पढ़ के आया करिए, कितनी सड़कें बनी, कितना बजट खर्च होता है। चलिए, नहीं मेरे को नहीं लेना ज्ञान, अभी समय नहीं है ज्यादा। ज्ञान का समय नहीं है, गुण का समय और एक्शन का टाइम है यहाँ पे। ज्ञान का बिल्कुल टाइम नहीं है। अब मैं छोटे छोटे एक सवाल पूछ लेता हूँ सबसे। इस समय शहनवाज, अरे सुनिए ना भाई राजपूत जी, समय नहीं, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं। अब ये ज्ञान मुझे मत दीजिए। डिफेंस में आपके सामने एक्सपर्ट बैठे, आप उनको ही आईना दिखा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्यों नहीं बनी, तो आप बता रहे हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। मुंह तोड़ जवाब के बाद हम चुपचाप सो गए थे। फिर मैंने बताया बनी नहीं, वो सब बातें मत करिए, जो तैयारी है उसको एक्सेप्ट करिए। मेरा अब सवाल है, अच्छा छोड़िए, अब समय नहीं है, बहुत कम समय है। मैं एक छोटे छोटे सवाल सबसे लेना चाहता हूं कि इस समय हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। प्लान ऑफ एक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत वैरायटी वाले जवाब मत दीजिएगा कि मैं एक बहुमुखी योजना शुरू करूंगा जो 20 साल में पूरी होगी। नहीं,
मुझे क्लियर कट एक ऐसा जवाब चाहिए जिस पे अमल हो सके और जो प्रैक्टिकल भी लगे, कि हम इकोनॉमिक फ्रंट से उनको घेरें या इंडियन ओशियन में जाके उनको घेरें या ताइवान से दोस्ती करके घेरें या हम अपने हथियार और सैनिक बढ़ा के उनको घेरें, क्या करें? परिस्थिति यह है, जनता रोष में, मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। हमारे 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, मुझे इसका जवाब चाहिए शहनवाज हुसैन जी। देखिए, जो लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। राजनीति मत करिएगा, जवाब करिए सर। वो हो गई। अभी आप ये मान के चले, हमारी सेना और के लेवल पर भी और डिप्लोमेसी के लेवल पर भी बातचीत करके इसका हल निकालेंगे, लेकिन चाइना के सामने सर झुका के नहीं, बल्कि हमारे सैनिक छाती अड़ा के खड़े हैं। उनकी शहादत को सलाम है, उनके साथ पूरा देश पॉइंट टेकन सर। विवेक काटजू जी, हमें मालूम है इमीडिएट एक्शन प्लान, इमीडिएट एक्शन प्लान। देखिए, सब इमीडिएट एक्शन प्लान तो पहला यही है कि जो पहले अप्रैल के पहले स्टेटस को था उस पर चीन को मजबूर करना कि उस पर वो वापस जाए। यही पहला उद्देश्य होना पड़ेगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर देश एक साथ हो, सेना के साथ हो, हमारी राजनयिक व्यवस्था ठीक से काम करे और हम एक प्रकार से एक वातावरण विश्व में भी बनाएं, क्योंकि चीन बैकफुट पर है, कई मामलों में बैकफुट पर है, तो धीरे धीरे हम अपने उद्देश्य को पा सकेंगे। और उसके बाद चीन भारत की चीन नीति पर पुनर्विचार करना ही होगा, राजनैतिक वर्ग को और सामरिक वर्ग को एक होकर, नहीं तो यही सिलसिला चलता जाएगा। जी हर्ष जी, आपके तरफ से। देखिए, जैसा काजू साहब ने कहा, स्टेटस को एंटी की तरफ तो हमको कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या लेवरेज है ये मुझे क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकली हमको ये मैसेज देना पड़ेगा चीन को कि वो जो पुरानी जो हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट थी वो नहीं चल सकती, क्योंकि ये बार बार चीन हमसे कहता रहा कि कोई बात नहीं, बॉर्डर में समस्या है तो कोई हम चलता रहेगा, हम सुलझा लेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली लेट्स ट्रेड, हमको ट्रेड करना चाहिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए। तो कहीं पर मुझे लगता है उस मुद्दे पर पुनर्विचार ही नहीं, एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए कि हम अपनी जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है, उसको रीवैल्यूएट करें और ये देखें कि उससे जिस तरह से चीन पर ग्लोबल प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा है, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जी सिन्हा जी, बहुत छोटे में, संक्षेप में, 30 सेकंड में सर आप बता सकें तो। मैं 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा। हमको अपना मसल पावर, मिलिट्री मसल पावर बढ़ाने की जरूरत है। हमको फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 को पूरी तरह से सिक्योर करना है। हमको फिंगर 4 में जो बंकर्स बने हैं चीन को, उसको चीन को वहां से निकाल के फेंकना है। और सबसे बड़ी बात, ये सब करते हुए हमको स्ट्रेटजिक रोड्स जल्द से जल्द बनाने की जरूरत है। ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, एयर स्ट्रिप्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। हमको एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। और साइड बाय साइड इकोनॉमिक जंग चीन के खिलाफ लड़ना है। राजपूत जी, संक्षेप में, सरकार अगर कोई सख्त कदम लेती है तो कांग्रेस साथ खड़ी है? कांग्रेस सरकार के किसी भी कदम के साथ अनकंडीशनल खड़ी है, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शन हो और चाहे वो मिलिट्री ऑप्शंस हो और चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, लेकिन मेरे देश की 1 इंच भूमि पर भी चीन का एक भी सैनिक नहीं रहना चाहिए। उसके लिए मोदी जी को जो करना है वो करें, हम उनके साथ खड़े हुए, लेकिन राष्ट्र को वो कहीं ना कहीं बताएं इस बात को कि वो क्या कर रहे हैं। जी शहनवाज जी, मुझे लगता है इससे बढ़िया भरोसा और क्या हो सकता है कि हर फैसले में आपके साथ खड़े हैं इस वक्त पे। चलिए, हमारा समय इस शो का बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जो सैनिकों ने शहादत दी है उनको सलाम है और पूरी ताकत के साथ सरकार को इस मोर्चे पे काम करना चाहिए। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट सुझा रहे हैं कि मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी, लेकिन जल्द वाली और प्रैक्टिकल, उसको काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज।